बोलो बोलो, ओपन करो डीबीपी। चलो। बेटा पावर का क्वेश्चन कराया था एक, पावर में एक इंस्टेंटेनियस पावर का क्वेश्चन कराया था, याद है कुछ? पावर कांस्टेंट है तो बी और एक्सप्रेशन चाहिए, यस सर। वही उसी तरीके का तो क्वेश्चन है ये। उसने क्या हाँ तो बोला, सर अ इसका, बॉडी स्टार्ट अरे फ्रॉम सर रेस्ट। सुनो, क्या हुआ? आंसर इसका गलत दे रखा है, आंसर इसका 4 होना चाहिए ना। जी सर आपके गलत है। अकॉर्डिंग आंसर इसका 4 होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी सर। चलो देख लेते हैं। in time capital T, the work done on the body in the time t will be proportional to। चलो स्टॉप शेयरिंग। यस सर। देखो, आपने बोला कि सर इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है, यस सर। फाइनल वेलोसिटी v थी, और टाइम t कैपिटल T था। तो आप बोलोगे v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, ऐसे ही हुआ। हाँ जी सर। तो v इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू कैपिटल T, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई v बाई टी, ठीक है। हाँ जी सर। ये मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका जब आपकी वेलोसिटी v हो गई इन टाइम कैपिटल टी। मैंने कहा रैंडमली बता देते हैं कि किसी भी टाइम t में मान लो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है v फाइनल, तो आप बोलोगे v फाइनल की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज u प्लस a इंटू टी। आप बोलोगे ठीक है सर, तो v फाइनल की वैल्यू आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू u तो जीरो ही है, a की वैल्यू यहां से उठा के रख दो तो वो भी v बाय कैपिटल टी इंटू टी। तो आप बोलोगे सर किसी भी रैंडम टाइम t में कितनी उसकी वेलोसिटी हो गई, और वर्क डन क्या हो जाएगा सर, हाफ एम वी स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी की स्क्वायर वैल्यू रख दो तो आपको आएगा वी स्क्वायर बाय कैपिटल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये आया। हाँ सर यही तो है, यही ऐसे ही करा आंसर सर कौन सा मैंने गिवन भी। है? आंसर थर्ड ठीक गिवन है। है, ओके तो उसको रिपोर्ट मार दो, उसमें रिपोर्ट कर दो और उसमें बोल दो कि रॉन्ग आंसर। हाँ सर कर दिया। इस तरीके से होगा, सिंपल। देखो ये तो उसने फिक्स कर दिया कि कैपिटल टी में उसकी वेलोसिटी वी हो गई, ये कोई रैंडम टाइम टी पर नहीं दे रखी है। उसने क्या बोला, ये वी वेलोसिटी कब हो गई है, जब आपकी टी की वैल्यू कैपिटल टी थी, तो रैंडम टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी होगी, हमने उसको वी एफ बोल दिया, एंड दैट इज इक्वल टू दिस। तो वही वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये तो, और भी इजी हो गया ये तो, खैर वो पावर जैसा भी नहीं रह गया। चलो और कोई डाउट? हाँ सर ऐसे ही करा था ये। ठीक है, वेरी गुड। एनी अदर डाउट, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट इन द डीपीपी? सॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब डीपीपी में डाउट नहीं आ रहे तो। मदन, प्रथम, और कौन कौन है भाई इसमें, आस्तिक, हर्षित, दीक्षा, रिचा, संस्कृति, कामाक्षी, ये सब। एनी अदर डाउट्स? सर यही क्वेश्चन था, हो गया। सर यही रॉन्ग आंसर था ना इसमें, यही वाला और था। चलो, जतिन बोल रहा है, जतिन को क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है। जतिन सामने आओ, ऐसे पीछे से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या है क्वेश्चन नंबर 12? जतिन, आवाज आ रही है मेरी? शशांक को स्क्रीन को ओपन करके रखो। हेडसेट खराब हो गया है?
अरे तो मोबाइल स्पीकर से ही काम चल जाता है यार। हाँ? क्या दिक्कत है इसमें? फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है? k बाय v, वेयर k इज a constant work done by this force in time ts। और भी कुछ है? चलो स्टॉप शेयरिंग। आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है? k बाय v। वर्क डन चाहिए तो बेसिकली क्या चाहिए? f इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा मान लो आप। क्या चाहिए आपको? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन चाहिए। फोर्स को मुझे मालूम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, कोई बात नहीं सर। फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू v, सॉरी, दैट इज इक्वल टू k बाय v। मुझे d चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकता हूँ v इनटू d बाय dx इज इक्वल टू k बाय v। वेलोसिटी वाले टर्म एक साथ, बाकी टर्म से एक साथ, तो आपने बोला सर ये हो जाएगा v स्क्वायर dv इज इक्वल टू k बाय m dx। इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा v क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी में देख लो ऑप्शंस क्या क्या हैं। k बाय m में कौन आ रहा है कि सिंपली ये पूछा हुआ है? ओपन करा सर तो इसको क्या? ऐसे कर सकते हैं, फोर्स क्या इनटू हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, v से v कैंसिल, तो kt ऐसे ही आ जाएगा। बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम तब होता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में लिखते हो बेटा। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता तो फिर हम इतना सब क्यों लिखते? ये क्यों लिखते हम? अगर इतनी इजी होता डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हम ये क्यों लिखते? शांत। ये सही है, सही है सर, ठीक है, समझ आ गया। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सर इसमें जीरो हाँ रख जी दो, सर। देखो ये आ गया u इनटू t, है ना? ये एक्सेलरेशन सही जीरो है नहीं सर। है, फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता। तो आपको हाँ ऐसे जी v सर। और x में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब रख दो, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है? k बाय v इनटू d। d की वैल्यू कितनी आ रही है? प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी तो चाहिए मुझे। देख लो क्या क्या पूछा है प्रोपोर्शनलिटी, जरा शेयर करना स्क्रीन। क्या ऑप्शन दे रखे हैं? v क्यूब, सॉरी निशांत, शेयर करना जरा। ये सही है सर। ये सर। ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? अच्छा टी में दे रखे हैं क्या रिलेशंस? हाँ जी सर। अच्छा तो फिर तो ये आ गया। अब इसको आपको टी में और चाहिए होगा। टी में चाहिए ना, तो टी में निकालो, फिर क्या कर सकते हैं? v को लिखो dx बाई डी टी। v इक्वल टू क्या आ गया? x की पावर 1/3। इसको लिख सकते हो dv बाई डी टी, सॉरी dx बाई डी टी इज इक्वल टू x की पावर 1/3। x वाले टर्म्स एक साथ और t वाले टर्म एक साथ, ठीक है? इंटीग्रेट कर देना, तो x की पावर कितना आ जाएगा? 1/x की पावर 2/3 माइनस इज इक्वल टू सम t। प्रोपोर्शनलिटी चाहिए ना, तो देख लो भाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। x की पावर यहाँ पे 2/3 या t/3 ऐसा करके आ जाएगा। वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फोर्स की वैल्यू को v के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सर इसको ऐसे ऐसा कर नहीं कर दो। सकते, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया ना, तो उसको दोनों फोर्स इनटू तरफ वेलोसिटी इंटीग्रेट बेटा कर पावर देंगे। होता है। फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होता है, वक्त पूछा बेटा। तो सर डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट बी ले लेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, तो जीरो से उसको अगर डब्ल्यू तक इंटीग्रेट कर दे और उसको जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर दे तो नहीं आएगा। मतलब आप बोल रहे हो कैसे? F इक्वल टू फोर्स इनटू v, आप क्या लिख, सॉरी ये तो पावर हो गया। आप बोलते हो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। आप बोलो क्या करोगे? हाँ सर, डी टी उधर ले जाओ मल्टीप्लाई। देख लेते हैं। एफ की वैल्यू हो गई के बाय वी सर अभी इंटू मत वी। रखो ना वैल्यू। तो कब रखें बेटा?
हाँ चलो ऐसे रख लो, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, फिर उसको 0 से W और उसको 0 से T कर देते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो ये v, अच्छा v से v कैंसिल हो गया क्या? हाँ सर तभी तो बोला। अच्छा v से v कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। तो आप बोलोगे बगदान आ रहा है लगभग लगभग के टी के अराउंड, ऐसा? हाँ जी सर। ऐसा ही ऑप्शन दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है सर एक ऑप्शन, और आंसर भी वही है। ठीक है, दिस इज इजियर मेथड, बट इसमें ये तभी काम किया जब आपकी ये वेलोसिटी कैसी हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अगर ये वेलोसिटी कैंसिल आउट नहीं होती तो फिर फंस जाते यहाँ पे आप फिर। ठीक है, तो तो फिर आपको जैसे ये वाला आपने मेथड बताया भी वैसे करना ही करना होगा। पड़ेगा। फिर तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो यहाँ पे के बाई बी स्क्वायर आता, मान लो यहाँ बी स्क्वायर आ जाता। अब आप बी तो वेरिएबल है ना बेटा, अब बी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते और इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं कर सकते क्योंकि बी कांस्टेंट तो होगा नहीं। हाँ जी सर। तब फिर बी को आपको वो dx बाई dt फिर वापस वही उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया हो इसी तरीके से कि आपका इस मेथड से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा इसके लिए। बट आना ये भी चाहिए, जो भी रिलेशन है आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना पड़ेगा। यहाँ से भी करोगे तो आंसर सिमिलर ही आना चाहिए। यहाँ से रिलेशन निकालोगे, ठीक है, और यहाँ से रिलेशन निकालोगे, दोनों को पुट करोगे तो बी को रिप्लेस मारोगे टी में, तो आप बोलोगे आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, ओके सर। चलो ये अच्छा है, इस मेथड को आप इससे करोगे, वेरी गुड, जल्दी हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो और कोई डाउट? जतिन क्लियर है? सर ये क्वेश्चन में अगर वर्क को एफ डी एक्स लिखे और फोर्स को के अपॉन वी और फिर वी को डी एक्स बाई डी टी लिखे तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, आई एम नॉट एबल टू मतलब गेट इट व्हाटएवर यू आर सेइंग। सर वर्क को अगर एफ डी एक्स लिखे और हाँ। फोर्स के अपॉन वी दिया है तो वो वी को डी एक्स बाई डी टी लिखे तो फिर वर्क इक्वल्स टू के डी टी और डी एक्स से डी एक्स वो कैंसिल भी हो कर जाएगा। सकते हो, करेक्ट करेक्ट। आप बोलोगे ऐसा है, वर्क इक्वल टू एफ डी एक्स होता है इंटीग्रेशन में। आप बोलो के बाई वी लिख दो इंटू डी एक्स लिख दो, फिर आप बोलोगे के इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखोगे। वेरी गुड, ये और भी इजी हो गया, वेरी नाइस। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया। एक ही क्वेश्चन करने कई सारे मेथड है, जो भी हिट कर जाए। अगर आपका मेथड ये भी मेथड सही है, कोई गलत नहीं है इस मेथड में। वेरी गुड, कर सकते हैं अच्छे। तो देखो एक और मेथड यही होता है, देखो डिस्कशन में बोलता हूं, डिस्कशन में यही फायदा होता है। मेरे को कोई और मेथड स्ट्राइक करेगा, तुमको कोई और करेगा, तीसरे को कोई और करेगा, चौथे को कोई करेगा, जो तुम्हें अच्छा लग जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। तो दिस मेथड इज आल्सो गुड, दिस मेथड इज आल्सो गुड। ठीक है, ओके सर। तो इस क्वेश्चन को करने के अब देखो यही, अगर मैंने फिर से देखो मैं वही लूं, अगर v स्क्वायर आ गया होता तो फिर यहाँ पे dx बाई dt का होल स्क्वायर आ गया होता, है ना, ऐसा आता। अब दिक्कत हो जाती है आपको, अब आपको फिर वापस कहीं ना कहीं इसमें जाना पड़ता। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि छोटे मेथड, मैंने कहा नीट वगैरह क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, छोटे मेथड से सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया होगा कि सर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। कितने लंबे मेथड से सॉल्व हो रहा है इसका, तो वो नीट वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो डेफिनेटली क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम किया गया था। चलो संस्कृति बोलिए क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करना शशांक जरा। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14? अ चेन, देखो यार इजी सा क्वेश्चन है ये है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये मान लो एक चेन है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? एल है। टोटल लेंथ एल है और टोटल मास कितना, मान लो एल। अब इसने बोला कि सर 1/nth पार्ट मतलब l/n पार्ट इज हैंगिंग, l/n पार्ट इज हैंगिंग, इसको उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पूरा यही पूछा हुआ है ना। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। आपने बोला इतने पोर्शन को, देखो होता क्या है, अगर मैंने माना कि सर ये स्मॉल m मास अगर यहाँ रखा होता और उस पूरे m को h हाइट ऊपर लेके जाना पड़ता, तो आप बोलते सर वर्क कितना होता है mgh। बट ये मास एक पॉइंट मास यहाँ नहीं रखा, ये मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं छोटा छोटा मास बोलूं, यहाँ मास अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, इस मास को केवल इतना ऊपर लेके जाना है, इस वाले को थोड़ा और ज्यादा ऊपर लेके जाना है, इस वाले को इतना लेके जाना है, तो ये mgh तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा मास अगर h हाइट नीचे होता है उसको h हाइट ऊपर ले जाने में वजन करना पड़ता है mgh।
ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट मास नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये मास है कितना, अगर टोटल को मैंने कैपिटल एम माना है तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एम की वैल्यू अगर हम बात करें तो कैपिटल एम बाय एन, सिर्फ इतनी लेंथ का मास चाहिए ना मुझे। तो अगर टोटल मास हमने m मान लिया है तो छोटा वाला मान ली जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा, m बाय n। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ऐसे केस में हम सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं कि सर हम मान लेते हैं ये टोटल मास यहाँ कहीं पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर सेंटर पे। इस केसेस में अगर यूनिफॉर्म मास होगा तो हम उसको सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर बेसिकली उसको कितनी हाइट ऊपर लेके जाना है, केवल इतनी। जो स्मॉल एम मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, सेंटर ऑफ मास पे। तो आप बोल दो केवल इतनी हाइट उसको लेके ऊपर जाना है। तो आप बोलोगे वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg into h/2। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M by n, g तो g रहेगा h/2, h/2 मतलब ये वाली हाइट, टोटल l by n है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, l/2n। दैट्स योर आंसर। क्लियर है ये। इसको लोग फॉर्मूला रटवा देते हैं डायरेक्टली, मैं बिल्कुल फॉर्मूला रटवाता हूँ, इसका एक शॉर्ट तरीका होता है ये m के फॉर्म में, वो उसको रटवा देते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रटवाता। मैं आपको बोलता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लग रहा है, क्यों, एक नया फॉर्मूला रटना है तुमको, रटोगे कहीं उसमें एक भी चीज गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत रटोगे। सिंपल सा मेथड है, उसी से सीख लो। क्लियर है ये, इसमें किसी कोई डाउट, परस्पेक्टी? नो सर। मतलब क्लियर नहीं है कि डाउट नहीं है? सर क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो और उसको h हाइट से ऊपर लेके आना हो। जैसे एक क्वेश्चन एक आध आपको मिलेगा कि सर एक कुआं था, वेल था, वेल में आपने एक रस्सी से बकेट को नीचे लेके गए, उस बकेट को ऊपर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। बकेट का मास m दे रखा है और रोप की m1 दे दिया मान लो, तो रोप का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बकेट तो क्या है पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, उसको तो पूरी बकेट को h हाइट लेके आना है, तो उसके तो वर्क डन कितना होगा mgh। बट रोप का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसके सेंटर पे मान लोगे, तो रोप के मास के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, m1/2 gh या m1 gh/2। ठीक है, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है आप सेंटर ऑफ मास को ट्रीट करके सॉल्व कर दो उसको, और अगर पॉइंट मास है तो फिर mgh होगा ही वर्क डन। ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो, एनी अदर डाउट, और विल मूव अहेड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए थे बेटा बताओ। सर हेड ऑन कोलिजन करा था लास्ट, मतलब कोलिजन करा था बेसिकली। कोलिजन की बातें स्टार्ट की थी हमने, सिर्फ कोलिजन की बेसिक बातें की थी। हम बात करते हैं कोलिजन के टाइप्स कितने होते हैं। एक तो हमने बोला था हेड ऑन और एक बोला था ऑब्लिक, वो एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया। एनर्जी के बेसिस पे हम एक अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। और एक बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक्चुअली वो इनइलास्टिक कोलिजन का ही स्पेसिफिक टाइप हो गया, लेकिन हम अलग बोल देते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया कि सर देखो मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व रहेगा, P कंजर्व तीनों में, जो लीनियर मोमेंटम होगा वो तीनों में ही कंजर्व रहेगा। तो कल भी हमने बात की थी लीनियर मोमेंटम तो आपका हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहने वाला है, वो इसमें भी कंजर्व रहेगा और इसमें भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। मतलब आप बोलते हो कि एनर्जी लॉस नहीं होता मेरा, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जो भी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन आप बोल सकते हो कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ड्यूरिंग द कोलिजन की बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, हाँ, लेकिन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। यही बेसिक डिफरेंस होगा। इसमें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगी, इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल कैसे कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं।
आप बोलते हो जो भी फोर्सेस इसमें लग रहे होंगे वो सारे के सारे कैसे फोर्सेस हम अज्यूम करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। यहाँ पे एटलीस्ट वन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, मतलब कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं बट कम से कम एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा ही होगा। इसी वजह से आप बोलते हो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। कंजर्वेटिव में एनर्जी लॉस नहीं होता, कंजर्वेटिव फोर्सेस का आप बोलते हो जो भी वर्क डन आप करते हो वो वापस से रीगेन कर सकते हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आप बोलते हो कि सर कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। इसमें देखो E की वैल्यू होती है 1, इसमें E की वैल्यू कितनी होती है 1, इसमें E की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, और इस केस के लिए आप बोलते हो E की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, आप बोलोगे इस केस में आप क्या बोलते हो कि सर E की वैल्यू 0 होगी, इस केस में E की वैल्यू, E क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या है यहाँ पे, आवाज आनी चाहिए सबकी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Coefficient of restitution. ठीक है, हाँ गुड। तो आप बोलोगे इस टाइप के केसेस में E की वैल्यू 1 रहेगी, इसमें E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, और इस पर्टिकुलर केस में आप बोलते हो कि सर यहाँ पे E की वैल्यू 0 होगी, मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। हाँ ठीक है, आप बोलोगे इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो कि सर, इसके लिए हाईलाइट कर सकते हो कि आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज मूव टुगेदर। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी या तो एक दूसरे से स्टिक करके चलेंगी, या फिर आप कह सकते हो एटलीस्ट दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अगर वो अलग अलग भी है तो भी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, या फिर आप कह सकते हो कि एक साथ चिपक जाएंगे और दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज विल बी सेम इन दिस केस। तो आप बोलोगे सर दैट इज परफेक्टली इन क्लास। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, हाईलाइट कर लेना सारे पॉइंट्स को। ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताए। अब देखते हैं कि कैसे हेड ऑन कोलिजन को हम पढ़ते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला अगर आपने याद रख ली है, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला जरूर है, तो आपका काम बन जाएगा सारा। वो क्या फॉर्मूला जरा देखो, मैंने कहा सर बिफोर कंडीशन क्या है, बिफोर m1 is moving with speed u1 और m2 is moving with speed u2। ठीक है, हाँ जी बेटा कोई डाउट? चलो, आफ्टर कोलिजन m1 is moving with velocity v1 और m2 is moving with velocity v2। मैंने सारे पॉजिटिव डायरेक्शन ही माने हैं, वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर साइन के साथ आप रखोगे, मैं तो सारे पॉजिटिव मान के अज्यूम करके चलता हूँ। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, देखो पहली इक्वेशन तो आपको हमेशा आंख बंद करके कौन सी लगानी है, m1 u1 m2 u2 should be equal to m1 v1 m2 v2 विद प्रॉपर साइन। शायद मैं आपको कल भी ये चीज बता चुका हूँ लास्ट क्लास में भी कि सर यहाँ पे प्रॉपर साइन, अगर u1 और u2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, कोई अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, प्रॉपर साइन के साथ। ये चाहे कोई सा भी कोलिजन बना रहे हैं, आपको ये पहली इक्वेशन ये तो आप कहीं ना कहीं आंख बंद करके यूज कर ही सकते हो। मैंने कहा सर अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस में लगा सकते हो, इलास्टिक कोलिजन में लगा सकते हो। अगर हम बोलते हैं जनरल कोलिजन की बात कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम इलास्टिक है नहीं, तो आप बोलते हो फाइनल वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है, फाइनल वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है वो आता है m1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 इनटू u1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस e टाइम्स ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस।
कुछ लोगों को मुझे पता लगा कुछ लोगों को अभी शायद पूरी तरीके से आइडिया नहीं है इस स्क्रीन का। एक तो आपको बताऊं, हॉरिजॉन्टल कर लो आप तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखती है, फुल स्क्रीन करके आप देखोगे तो थोड़ा बहुत बड़ा दिखेगा। प्लस जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो थोड़ा सा जूम कर लो या फिर थोड़ा सा जूम करके रखोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर दिखती हैं, है ना। जो आसपास का एरिया है आप उसको हटा सकते हो अगर आप जूम करके देखोगे, तो अपनी स्क्रीन को आप जूम करके बेटर देख सकते हो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, ठीक है। कुछ लोगों को शायद आइडिया नहीं है, कुछ लोग बहुत छोटी सी स्क्रीन में देखते रहते हैं। पहली चीज तो आप रोटेट ऑप्शन वाला, जो रोटेट वाला ऑप्शन है वो अपने फोन में ऑन रखोगे तो आप उसे हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। प्लस आप अगर स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे तो फुल स्क्रीन आपको केवल और केवल मेरा बोर्ड दिखेगा। उसके बावजूद भी अगर आप 2 फिंगर्स को यूज करके अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों को शायद ये आइडिया नहीं होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको ये लेटर्स वगैरह और बेटर दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को यूज किया करें, टेक्नोलॉजी का पूरा यूटिलाइजेशन करें। तो जरा देखो, आपने बोला V1 की वैल्यू क्या हुई। जब ये V1 लिख रहे हैं, देखो नीचे तो दोनों में M1 प्लस M2 आ रहा है। V1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे U1 आएगा और U1 आएगा तो यहाँ पे M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 आएगा और U2 के साथ क्या जाएगा 1 प्लस E टाइम्स ऑफ M2 जाएगा। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूंगा तो देखो V2 है तो देखो ये वाला टर्म आप कैसे देखेगा। अब U2 के साथ कौन आएगा, जब यहाँ V1 था तो U1 के साथ ऐसा टर्म आया, तो अब V2 है तो U2 के साथ ऐसे टर्म आएगा, तो आप आएगा M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1। याद करने के तरीके है ये। और U1 के साथ ऐसा टर्म जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस E टाइम्स ऑफ M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। नीचे तो देखो दोनों में M1 प्लस M2 ही आ रहा है। ऊपर आप देखोगे जब ये V1 है तो U1 के साथ इस टाइप का टर्म आएगा M1 माइनस E M2। M1 पहले आ रहा है माइनस E टाइम्स ऑफ M2 और U2 के साथ क्या जाएगा 1 प्लस E M2। जब V2 की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे U2 के साथ कैसा टर्म आएगा M2 माइनस E M1। M2 पहले आएगा और U1 के साथ कैसा टर्म जाएगा 1 प्लस E टाइम्स ऑफ M1 U1। अब E की वैल्यू रख दो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 रख दो, इनइलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू को E रखोगे, पता होगी। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 रख दोगे। आपके इसी फॉर्म में सारे आंसर। तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हमने याद कर लिए तो आई थिंक हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कोलिजन के। कोई दिक्कत? इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, रखना है। बस इसमें एक चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें आपको प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज रखनी है। किसके साथ रखनी है? प्रॉपर साइन के साथ ये वैल्यूज पुट करनी है। अब मैंने बोला अगर मान लो मेरा इलास्टिक कोलिजन होता, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो E की वैल्यू क्या होती? सर E की वैल्यू होती 1। आप उन फॉर्मूले में E की वैल्यू 1 रखोगे तो V1 की वैल्यू क्या आएगी M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। कुछ नहीं, उस फॉर्मूले में मैंने E की वैल्यू को रख दिया है 1 रख दिया। ऐसे V2 निकालोगे तो देखो क्या यहाँ M1 माइनस M2 है, यहाँ आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस बेसिकली क्या है U1 की जगह पे 1 की जगह पे 2 आता जाएगा और 2 की जगह पे 1 आता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका अगर इलास्टिक कोलिजन है आपका, तो वही फॉर्मूले इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आपने अगर वो रख लिया तो सारे सारे काम चल जाएंगे। उसमें बस E की वैल्यू उठा के रखते हैं। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं। पहला केस, इफ M1 और M2 की वैल्यू कैसी है? बराबर है। मान लो उसका M2, अगर दोनों बॉडीज का मासेस कहते हैं इक्वल है तो बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। आप V1 निकालोगे
अगर दोनों मासेस सेम है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और m m प्लस m 2m, तो बेसिकली आप बोलोगे ये वैल्यू आ जाएगी u2, और v2 की वैल्यू आप सॉल्व करके देखना तो ये आ जाएगी u1 विद साइन, है ना। ये वेलोसिटीज है, विद साइन आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर ये दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। That means if the two masses are same and the collision is elastic collision, they exchange their velocities. जो वेलोसिटी पहले की होगी अब वो दूसरे की हो जाएगी, और जो दूसरे की होगी वो पहले की हो जाएगी। But this is only valid when both the masses are equal and the collision is elastic collision. किसकी बात कर रहे हैं हम, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो ये केस हो गया। क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे ही, मैंने आपको एक केस के फॉर्म में करा दिया, आप इसे न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो। सिमिलरली मैंने कहा दूसरा केस की बात कर लूं, अगर m1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है m2 से, m1 बहुत ज्यादा है, m1 बहुत ज्यादा है मतलब एक बॉडी बहुत हैवी है और दूसरी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में हल्की है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक दीवार है और उस पे आप बॉल को हिट कर रहे हो, तो दीवार की मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दी बॉल, तो और कोलिजन कैसा है, अभी भी इलास्टिक है। तो उसमें दो केस बनते हैं। पहला, अगर u1 कितना हो, 0, जो हैवी बॉडी है वो कैसी हो, रेस्ट पर हो, मतलब दीवार की बात करें, दीवार अगर रेस्ट पर हो और वो बहुत ज्यादा मास की हो, तो मैंने कहा सर इसमें पहले तो देखो u1 0 करोगे तो ये दो टर्म 0 हो जाएंगे। अगर u1 की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाले दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। ये वाला टर्म 0 हो गया, तो जरा v1 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। आप अगर v1 की बात करोगे तो v1 निकालोगे तो जरा देखो कितना आएगा, v1 ऑलमोस्ट 0 आएगा। यानी जो हैवी बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी अभी भी रेस्ट पे होगी। कॉमन सेंस में लगाओ, अगर मैं दीवार पे एक बॉल को हिट करूं और कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक, क्या दीवार की कोई स्पीड में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, तो बोलते नहीं, ठीक है। और दूसरी केस में आपने बोला कि जो v2 आएगा वो माइनस ऑफ u2 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज पुट करोगे तो बोल रही है, ठीक है। मतलब जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को थ्रो किया था, जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पहले ये थी, अब वो बस अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स कर लेगी, यही होगा। एक बॉल गई, जिस वेलोसिटी से वो जा रही थी अब उसी वेलोसिटी से वो वापस आ जाएगी, सेम वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने बोला m1 इज वेरी हैवी और आप बोलते हो और m1 रेस्ट पर भी है। इसका दूसरा केस बनता है अगर हल्की बॉडी रेस्ट पर है। अगर हल्की बॉडी रेस्ट पर है तो आप बोलोगे पहली वाली बॉडी में तो कोई फर्क डाल ही नहीं सकती ना। जो हैवी बॉडी है वो हल्की बॉडी से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे मैंने कहा सर एक कार था, एक रास्ते में मेरे मच्छर था, वो मच्छर आके टकराया मुझसे और वो मच्छर रेस्ट पे था मान लो, और मैं कार से गया बहुत तेजी से उसको हिट किया, मेरी कार की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। कोलिजन कैसा था, इलास्टिक कोलिजन था। तो आप बोलोगे जो हैवी बॉडी है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जो लाइटर बॉडी थी उसकी स्पीड मेरी कार की स्पीड से डबल हो जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। मैं ये वैल्यू पुट कर करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट मैं आप कह रहा हूँ आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनमें वैल्यू पुट करोगे, अप्रोक्सीमेट की आती है आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ये रिजल्ट आपके बनते हैं दो अलग अलग केसेस में। अगर दोनों मासेस सेम है और इलास्टिक कोलिजन है तो आप बोलते हो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। और अगर एक बॉडी हैवी है, अगर वही रेस्ट पर है तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी वाली बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हैवी बॉडी चल रही है और लाइटर बॉडी रेस्ट पे है तो वो हैवी बॉडी की डबल स्पीड से भागेगी और हैवी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ कोलिजन के आप कह सकते हो कि केसेस हैं, ये केसेस हैं। तो ये तो हो गई इलास्टिक कोलिजन की बात है। किसकी बात होगी आपकी, इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। अगर हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, कैसा होता, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता। तो आप बोलोगे ई की वैल्यू कितनी होती, 0। ई की वैल्यू कितनी होती, 0। तो अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो आपको सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर ई होता क्या है,
E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 और इसको 0 रखो। ये 0 कब होगा? जब ये वाली टर्म 0 होगी। इसका मतलब V2 माइनस V1 कितना होगा? 0। मतलब V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखो यही मैंने आपको बोला भी था इनिशियली भी आपको रिक्वायर था कि सर इन इलास्टिक जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, उसमें दोनों बॉडीज एक साथ मूव करती है, मतलब दोनों बॉडी की वेलोसिटी कैसी होती है? सेम होती है। आप चाहो तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, जो फॉर्मूला आपको बताया था 1 प्लस ई वाला टर्म जो था, आप उसमें वैल्यूज उठा के रख दोगे। जैसे आप वैल्यूज उठा के रखोगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो चाहे आप v2 निकाल के देख लो, चाहे v1 निकाल के देख लो, उस फॉर्मूले से भी कैसे आएंगे? दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। कैसी आएंगी? दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगी। और जो दोनों की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? जरा देखो, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस उठा के देख लेना, यही वैल्यू आएंगी। मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है? मैंने तो पता है कहाँ से निकाल दिया, मैंने लीनियर मोमेंटम से निकाल दिया। क्यों? लीनियर मोमेंटम क्या बोलेगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू v। दोनों की वेलोसिटी फाइनल कैसे होगी? सेम। तो मैंने वहीं से निकाल दिया। देखो इसको आगे नीचे ले गया, ये रिजल्ट आ गया। मैं तो वहां से भी याद रखता हूँ, आप जैसे भी याद रख सकते हो, रख सकते हो। तो ये कुछ केसेस हैं, आप कह सकते हो कि किसके केसेस हैं? ये कोलिजन के केसेस हैं जो आपके मतलब के हैं। मैंने आपको कई सारे केसेस ऐसे दिखा दिए। आपको मेन अगर फॉर्मूला याद है उससे आपके मैक्सिमम केसेस बन जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अदरवाइज ठीक कर दो। कर पाएंगे क्वेश्चंस? क्वेश्चन हो जाएंगे सबसे। अरे हाँ या ना? क्वेश्चन बनेंगे अब। Yes, sir. सो डीबीपी मिलती रहेंगी, सॉल्व करते जाओ, ट्राई करते जाओ, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, लास्ट टेस्ट में मार्क्स किसके कितने आ रहे हैं? आए थे क्या सबके? 150 प्लस किसी का है फिजिक्स में? एनीवन गॉट 150 प्लस? अगर आपको अपने मार्क्स याद है तो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी में फिजिक्स के मार्क्स लिखें। फिजिक्स के मार्क्स के साथ साथ टोटल मार्क्स जल्दी से लिखिए, 2 मिनट में फटाक से। लास्ट टेस्ट के टोटल कॉमा फिजिक्स, पहले फिजिक्स लिखें फिर कॉमा टोटल, जल्दी क्विक। सबके मार्क्स चाहिए मुझे। अरे भाई सुनाई दे रही है मेरी आवाज? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. आवाज आ रही ना सबको मेरी? हाँ जी जी, सर, आ रही है। तो फिर उस पे चैट बॉक्स पे आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? जल्दी से चैट बॉक्स पे मुझे नंबर दो, लास्ट टेस्ट के आपके फिजिक्स के नंबर कॉमा टोटल नंबर। शशांक 114, कपूरा 110 एंड 493। क्विकली बाकी लोग। दो लोगों के मार्क्स आए यार, कैसे कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर्षित 137,544, वेरी गुड। जतिन 82,402। शिवम कुमार 124,538, गुड। मदन 80। योगिता 109,433। प्रथम 98,450। प्रीति 107,457। रिचा 128,512। बाकी लोग क्विकली। बस 7-8 लोगों के नंबर मेरे पास आए हैं। 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के आउट ऑफ 25 ओनली 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपने मार्क्स बताए हैं। बाकी लोग क्योंकि सर टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, क्या बात कर दी यार जतिन यार। बाकी लोगों ने टेस्ट दिया तो बोला ओपन नहीं हो रहा है।
अगर टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है तो भाई साहब आपको एकेडमिक्स को तुरंत आपको मिलना चाहिए। सोल्यूशन ओपन नहीं हो रहा है ऐसे बोलो ना यार। यार सोल्यूशन के लिए बोल तो रखा है यार, शायद अभी तक बोलो। सर हम उसके क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करेंगे, किसी में डाउट है तो वो तो खुलते ही नहीं ना क्वेश्चन बाद में। आई नो। मैं आपके लिए उसके यही कर सकता हूँ कि आप फिलहाल तो तो पीडीएफ पीडीएफ ले में आया करो ना। स्क्रीनशॉट ले। आप ही तो देते होगे ना पेपर, तो पीडीएफ आप रख लिया करो, क्लास में स्टार्ट हो डिस्कस हो जाएगा। नहीं प्रॉब्लम ये है ना बेटा, सबके पास चाहिए ना आपको। या तो आई कैन डू वन थिंग, चलो नेक्स्ट टेस्ट से आई विल डू वन थिंग। टेस्ट 3 क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं थे, किसी बातें कर रहे हैं। ये सब दिक्कत है जैसे तुमको ही आ रही है इस तरह, तुम्हारे साइड या तो नेट का इशू है, प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है पेपर। नहीं सर, ठीक है, शायद था कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन का मैच नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से वो क्वेश्चन का भी याद नहीं है ना कौन सा था। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में कभी, जो 3-4 क्वेश्चन में नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी फंक्शन वगैरह लिखे होते हैं, तो उसके लिए वो मैथमेटिकल फंक्शन डाउनलोड होने में टाइम लगता है। तो अगर नेट की स्पीड बहुत अच्छी नहीं होगी तो कभी कभी वो ब्लैंक आ जाते हैं या एरर आ जाता है वहाँ पे, तो उसको थोड़ा रिफ्रेश वगैरह करोगे तो आई थिंक हो जाएगा उसमें। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन नहीं अगर आ रहे हैं तो इतना क्यों परेशान हो रहे हैं यार, बाकी टेस्ट तो दो यार। 180 में से 2-3 क्वेश्चन नहीं भी अगर ओपन हो रहे हैं तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है। सर कुछ एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक टिक करो, आपको जो लग रहा है वो टिक कर दो, खत्म बात। इतना परेशान होने वाली बात नहीं, और उनको रिपोर्ट बता दिया करो मुझे। आई विल डू वन थिंग, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, ताकि आप लोग क्वेश्चन रेफर कर सकते हो और आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब तक कि वहां पे रिव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ जी मैं सर। कोशिश करूंगा कि आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको मैं बता दूं, मुझे 2 से 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स काफी सेटिस्फैक्टरी थोड़े से लग रहे हैं। हर्षित, शिवम एंड दिस ऋचा गर्ल, ये 3 बच्चे हैं जो आई थिंक सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। बाकी लोगों के अभी मार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो 450 से ऊपर ला रहे हैं ना यार, थोड़ी सी मेहनत करो, मार्क्स 500 ऊपर लेके जाओ। 550 के अराउंड मिनिमम चाहिए यार मुझे, यार ये मान के चलो। अगर मुझे अपना सिलेक्शन 110% श्योर करना है तो 550 क्रॉस करना पड़ेगा। चांसेस ये है कि कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरी को या कुछ जनरल वालों को भी मार्क्स 550 से नीचे शायद कहीं कॉलेज मिल जाए, बट वो डाउटफुल रहेगा हमेशा, ठीक है। कहने को तो कभी कभी जनरल कैटेगरी वालों को 480 490 पे भी मिल जाता है कभी कभी, नॉट श्योर, ठीक है। तो वो लक पे चला जाता है। 550 से ऊपर आते हो तो एक श्योरिटी रहती है यार, मेरे को कहीं ना कहीं कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो 500 प्लस लेके आओ। और फिजिक्स में यार 120 130 बड़े आराम से आ सकते हैं। शशांक तेरी डीपीपी तो तू सारे सॉल्व कर रहा है, फिर तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे फिजिक्स में? डीपीपी तो तू सारी सॉल्व करके बैठा होता है। सर वो हो जाती है सर कुछ कुछ गलतियां, अब नहीं आगे ऐसे सर नहीं, आगे अच्छे ऐसे नहीं आएंगे होना देख चाहिए लेना। बेटा, बोल तो जा रहा है, होना नहीं चाहिए। काफी यस सर। क्वेश्चन तो डीपीपी जैसे ही आते हैं टेस्ट पेपर में। हाँ जी हाँ जी। देखो सबसे पहले आपको बताऊं, अगर आपको टेस्ट में अच्छा करना है तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। आपने अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज्यादा रख देता हूँ, पहली चीज। तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मुझे हर चैप्टर के करने ही करने हैं, और वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपको आपके स्टडी मटेरियल जो मिल रहा होगा उसमें पीछे दिए होंगे, या फिर आप कहीं पे भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करोगे ना चैप्टर वाइज, तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझसे बोल देना कि सर वो मिल नहीं रहा है कहीं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कम से कम मुझे कुछ नहीं करना है तो डीपीपी और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। वही हमें पता चलेगा ना यार, हम जो पढ़ रहे हैं वाकई में नीट के क्वेश्चन उससे हमसे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। हाँ गुड, आप कर सकते हो। किसी ने मुझसे कुछ पूछा, हाँ शिवांगी ने बोला था कि दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर। अरे फर्स्ट लेक्चर हो गया तो क्या दिक्कत है बेटा, आपको टेस्ट तो देना ही चाहिए ना यार। आपके पास 45 डेज बच रहे हैं केवल यार, जितने टेस्ट ज्यादा दोगे उतना बेनिफिट होगा। जितनी प्रिपरेशन हो या ना हो, कम से कम टेस्ट तो दो यार प्लीज। मेरी क्लास में कभी ये तो मैं नहीं बोले मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरा पहला लेक्चर था, मेरी क्लास मिस हो गई थी, ये सब तो बिल्कुल नहीं। टेस्ट तो देना ही है। एक ही कंडीशन में आपको टेस्ट ना देना अलाउड है, वो कंडीशन होगी सर मैं मर गया था,
बस। उसके अलावा आपको हर कंडीशन में, ठीक है, आपकी आखिरी सांसें भी चल रही होंगी तो भी टेस्ट देना है, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो टेस्ट के लिए तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। प्रेसी साबू, अरे यार आपका नाम क्या है यार, मुझे तो पहले नाम बताओ यार, ये प्रेसी साबू कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? प्रेसी साबू, सही बोला आपने। मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा, आप हाँ। फीमेल है? यस। हाँ ओके, सर। इसका मतलब क्या होता है? सर रिस्पेक्ट, प्रेसी का मतलब रिस्पेक्ट होता है। प्रीति का मतलब रेस्पेक्ट होता है। वेरी गुड। और साबू वो चाचा चौधरी वाला साबू है क्या? नहीं नहीं, पापा का नाम है। अच्छा अच्छा, चलो सॉरी। ठीक है, हो गया। मैंने तो आज तक एक ही देखा है, वो जुपिटर से आया हुआ साबू। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने कभी? कि मैंने ही पढ़े हुए हैं बस? आप लोगों ने चाचा चौधरी और साबू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। कुछ लोगों ने पढ़ा है ना? जैसे शशांक है, इनको कोई काम नहीं था, है ना, ये लोग पढ़ते रहते थे ऐसी उल्टी सीधी कॉमिक्स और ये सब। जतिन ने नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। जतिन, जतिन कॉमिक्स पढ़ी है कभी? कोई भी कॉमिक्स? मार्वल, गुड। तो मार्वल, चलो आजकल आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे टाइम पे मार्वल वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। हमारे यहाँ पे मार्वल का इंडियन वर्जन जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ राज कॉमिक्स चलती थी, राइट? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मार्वल के जितने भी सुपर हीरोज थे उनका इंडियन वर्जन बना बना के कॉमिक्स बनाई थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, बहुत सारे देखें, आपका जो कैप्टन कैप्टन अमेरिका, राइट, उसको उन्होंने इंडिया में बनाया था तिरंगा के नाम से। वो उसकी जो आपकी शील्ड है एग्जैक्टली वैसे ही शील्ड तिरंगा के पास हुआ करती थी। एंड आयरन मैन के लिए यहाँ पे इंस्पेक्टर स्टील था। ऐसे कुछ कुछ है ना, बना रखे थे उन्होंने, और मुझे याद नहीं है, बट ये उनका इंडियन वर्जन था, वही हम पढ़ते थे। ऐसे कितने पुराने हो सर? अरे यार तुम्हें पता नहीं क्या यार, मेरी उम्र वैसे 19 साल है, बट मैं एग्जिस्ट बाबा आदम के जमाने से कर रहा हूँ। ठीक है, उम्र का क्या है यार, उम्र इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, मैं लगता हूँ क्या? माई एज आई एम कंप्लीटिंग 43 ईयर्स। क्या लगता हूँ मैं? एनीवन? 43। किसको लगता है? हाँ सर, 43 नहीं को सर, लगते हो? ये तो आप रखते हो हमारे से 5-6 साल बड़े हैं। ऐसे पहली क्लास में लगा था मेरे को। तो 24 या 25 मैक्सिमम। वही बोला मैंने भी, 4-5 साल बड़े मुझसे। खैर मैं 43 होने तो लगूंगा क्यों, ठीक है, प्लस मैं 25 भी नहीं हूँ। ठीक है, बताया तो था यार अभी थोड़ी देर पहले कि मैं 19 का हूँ 29 हो ना जब। सर आप? मैं 19 हूँ। चलो, पिछले करीब 8-10 साल से मैं 19 ही हूँ। चलो खैर, बातें करते हैं हम कोलिजन की। ये हमने बातें की हेड ऑन कोलिजन की। किसकी बातें की? हेड ऑन कोलिजन की। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन की। ऑब्लिक, देखो ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि सर मान लो ये ह्यूमन स्पीड, ऑब्लिक कोलिजन में हम केवल एक केस पढ़ते हैं, इलास्टिक होगा, दोनों के मासेस सेम होंगे और एक रेस्ट पर होगा। एक ही कोलिजन पढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन होगा, दोनों के मासेस सेम होंगे और एक रेस्ट पर है, केवल एक मूविंग है इनिशियली। ठीक है, तो ये मान लो m मास का है और ये m, ये भी m मास का, ये रेस्ट पर। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये इधर चला जाएगा v1 स्पीड से, ये इधर चला जाएगा v2 स्पीड से। ये उसकी इनिशियल लाइन है। ठीक है, मान लिया ये एंगल बना रहा है अल्फा और यहाँ से एंगल बन रहा है बीटा। ये m1 मास है और ये भी m। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या करोगे कि सर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे दो डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को आपने x बोल दिया और इस डायरेक्शन को आपने y बोल दिया।
तो आप बोलोगे सर m मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, सॉरी कांस्टेंट। तो मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में क्या था m into u प्लस 0 इक्वल टू, इसका देखो कंपोनेंट कितना आएगा v1 cos अल्फा, और इससे निकालोगे तो कितना आएगा v2 cos बीटा। तो आप लिखोगे m into v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। एक्स डायरेक्शन में मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, देखो ये डायरेक्शन एक्स थी, इनिशियल मोमेंटम ये था, इसका तो 0 हो गया, एक्स डायरेक्शन का ये लिख दिया। फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा v1 cos अल्फा, और इसका कितना आएगा v2 cos बीटा। तो m into v1 cos अल्फा और m into v2 cos बीटा। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, ऐसे ही आप बोलोगे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। तो वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल मोमेंटम था ही नहीं, वाई डायरेक्शन में ना तो ये मूव कर रहा था ना ये मूव कर रहा था, इनिशियल तो 0 था, फाइन कितना हो गया देखो, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तो लिखोगे m into v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा। माइनस क्यों लगाया आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर अगर एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। तो ये दो इक्वेशन तो आपको लगानी आनी चाहिए। अगर आपका ऑब्लिक कोलिजन है तो आप बोलोगे x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अलग से लगाओगे, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अलग से लगाओगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन लिखोगे तो कई क्वेश्चन तो आपसे यहीं खत्म हो जाएगा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ आप बात करोगे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जब कोलिजन इलास्टिक है, मास सेम है और एक बॉडी रेस्ट पे है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर आता है। ये आपको याद रखना है। दिस इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है 90 डिग्री। मतलब आप बीटा को 90 डिग्री माइनस अल्फा भी रख सकते हो और अपनी वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो ऑब्लिक कोलिजन में मुझे बस इतना ही सीखना है कि सर एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन अलग लगाना है, वाई का अलग लगाना है। और अगर ये पर्टिकुलर केस की बात करें तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है 90 डिग्री आती है। इनको सॉल्व करने के बाद ही आती है, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूं। ऑब्लिक कोलिजन में बस इतनी चीजें याद रखोगे, आपका ऑब्लिक कोलिजन हो गया। इससे ज्यादा आपको ऑब्लिक कोलिजन के बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। इतने से काम बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोलिजन। इसका एक स्पेशल केस मैं आपको, स्पेशल क्वेश्चन कह सकते हो, मैं आपको करा देता हूँ, जिसके रिजल्ट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मान लो कि सर h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है, h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है और मान लो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है v1 स्पीड से, ठीक है। आप बोलते हो टकराने के बाद ये वापस जाएगा v2 स्पीड से और ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और ऐसे करके ये धीरे करके क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। टकराने के बाद माना कोई ये सर ये हाइट कितनी है h1 है, ये हाइट कितनी है h2 है एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक काम करो, इसको v1 बोल दो और इसको v2, और यहाँ पे e कितना है कोलिजन का, e दे रखा है। मतलब जब भी वो बॉडी ग्राउंड से टकराएगी तो कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बॉल के, बॉडी के और ग्राउंड के बीच में वो e1 होगा। तो मुझे ये बताना है कि हाइट आफ्टर nth कोलिजन कितना होगा। फर्स्ट कोलिजन के बाद पहली जो हाइट है उसको हमने h1 बोला है, सेकंड कोलिजन के बाद जो दूसरी हाइट है आप उसको h2 बोला है, ऐसे थर्ड कोलिजन के बाद जो हाइट होगी उसको h3 बोला जाएगा। तो आप बोलोगे सर जो hnf कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू e की पावर 2n टाइम्स ऑफ h। Here, where h is the original height जहां से बॉडी को ड्रॉप किया गया है। अगर आपने बोला h हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया गया, यानी ना ड्रॉप किया गया है, यानी हम बोल रहे हैं कि रेस्ट पे थे और रेस्ट पे ड्रॉप किया मतलब u0 देखा गया है। तो पहली हाइट के बाद जब हाइट आती है, देखो मैं निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालूंगा, ठीक है। मैं बड़े आराम से आपको डिराइव कर सकता हूँ, बट डेरिवेशन में अपन टाइम वेस्ट नहीं करें, आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद आ जाएंगे तो काम बन जाएगा आपका।
बट इसको जब भी फॉर्मूले रट रहे हो तो पूरा क्वेश्चन की सिचुएशन आपको याद होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपने एच साइड से बॉडी को ड्रॉप किया है तो पहले कोलिजन के बाद जो पहली हाइट आएगी वो आएगी ई स्क्वायर एच, दूसरे कोलिजन के बाद आएगी सर ई स्क्वायर एन की यहाँ 2 रखोगे तो ई की पावर 4 इनटू ओरिजिनल हाइट, ठीक है। ऐसे ही बी आफ्टर nth कोलिजन जो आएगा वो आएगा e की पावर n इनटू इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये टकरा रहा है फर्स्ट कोलिजन से पहले उसको हमने v बोल रखा है। तो nth कोलिजन के बाद मतलब v1 क्या हो गया, फर्स्ट कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी e इनटू v आएगी, n की वैल्यू यहां पे क्या रखोगे 1। सेकंड कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो e स्क्वायर इनटू v, v कौन सी है ओरिजिनल वेलोसिटी जिससे पहली बार टकराया था। ऐसे थर्ड कोलिजन के बाद जब आप बोलोगे तो e क्यूब इनटू v आ जाएगा। तो आप बोलोगे दिस इज वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। ये दो फॉर्मूले अगर मैं याद रख पाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, बट उसमें सिचुएशन के साथ याद रखना। मैंने आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूले दिखा दिए, मैंने उसको डिराइव नहीं करवाया, आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, पर अपन टाइम बचाते हुए मैंने आपको यूज कर दिया। इसमें यदि कोई दिक्कत है क्या, ये फॉर्मूले याद रख पाएंगे उनको हाईलाइट कर लेना, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये करवाया गया है। तो ये बातें थी कोलिजन की। मेरी तरफ से कोलिजन आपका कंप्लीट है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लें। आपको अगले टेस्ट का टॉपिक बता देता हूं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट। और वर्क का भी कुछ पोर्शन मिले, क्या बोलते हो? बोलो बोलो जल्दी बोलो, वर्क का पोर्शन ले लें आज की क्लास से पहले तक का। जी सर, कोलिजन तक का ले लीजिए। दूसरा बच्चा कोई क्या बोला, कोई कुछ बोला, आर्यन कुछ बोले आप? आर्यन या प्रथम कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था कोलिजन तक के लिए ले लीजिए। कोलिजन, कोलिजन से पहले तक का ले लेते हैं, ठीक है। कोलिजन नहीं इंक्लूड करते अभी, क्योंकि कोलिजन आज ही पढ़ा है, इसके क्वेश्चन अभी आपने प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है हम डिस्कस भी ना कर पाए। तो आज के लेक्चर से पहले तक जितना अपन ने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और क्या कहते हैं आज के पहले तक, इसमें ये चीज ध्यान रखना मेरे हर टेस्ट में पुराने क्वेश्चंस कोई भी आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपको इनिशियल चैप्टर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, मैथमेटिकल टूल्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एक दो क्वेश्चंस आपको इनिशियल चैप्टर के मिलेंगे ही मिलेंगे। उनको मैं सिलेबस में इंक्लूड करूं या ना करूं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। मेजर क्वेश्चंस होंगे आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क वाला चैप्टर टिल नाउ जो हमने आज के लेक्चर से पहले तक पढ़ा हुआ है। मतलब पावर तक ना? मतलब क्या बोल रहे बेटा? मतलब पावर तक? हाँ हाँ पावर तक, कोलिजन को छोड़ के, कोलिजन और अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा, ठीक है। आई होप, क्योंकि हमने उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर अगर वेलोसिटी वो जस्ट बिफोर फिफ्थ कोलिजन या फिर जस्ट बिफोर थर्ड कोलिजन पूछे। अच्छा, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ में आई मुझे, जरा बताओ। सर अगर वो वेलोसिटी जस्ट बिफोर फिफ्थ कोलिजन या फिर जस्ट बिफोर थर्ड कोलिजन पूछे तो हम उससे पहले वाली हाइट निकाल के रूट 2gh कर सकते हैं। हाँ जी सर, मतलब जस्ट बिफोर फिफ्थ कोलिजन पूछे या फिर जस्ट बिफोर, दैट इज बिफोर ओनली। सर मतलब जस्ट बिफोर फिफ्थ कोलिजन मतलब बिफोर पूछ रहा है वो, क्यों? मैंने कहा देखो आफ्टर फोर्थ कोलिजन जो वेलोसिटी जाएगी ऊपर, मान लो ये v4 है, जब भी टकरा के वापस आएगी तो भी तो v4 पे टकराएगी। जी सर, याद है कुछ ग्रेविटी वाला कांसेप्ट, जितनी स्पीड से आप ऊपर जाती है बॉडी वापस उसी स्पीड से आएगी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। हाँ जी सर हो गया। हर्षित? हाँ जी सर हो गया।
तो फिफ्थ कोलिजन से पहले पूछ रहा है ना, मतलब V4 ही पूछ रहा है वो भी। शिवांगी कटूरिया प्लीज कोई सा टॉपिक बता दो टेस्ट, जो टेस्ट मेन होगा। अभी तो बताया मैंने टेस्ट यार, अभी तो टॉपिक बताया यार। अच्छा आप बाकी सब्जेक्ट के पूछ रहे हो क्या? अरे पूछना यार आराम से। चलो खैर अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है देखो, ये एक रोप लिया और इस रोप को आप ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, रोप की हेल्प से एक स्टोन को ऐसे घुमा रहे हो, रोप की लेंथ को मैंने बोल दिया आर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा मान लो इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो v नॉट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कैसी है, v नॉट है, ठीक है। प्लीज स्टॉप डिस्कशन इन चैट बॉक्स प्लीज, आप बाद में आप कर लीजिएगा। मैंने बोला कि सर अगर मुझे ऐसे जैसे से आगे बढ़ेगा तो देखो पहले तो यहाँ पे बताओ कि टेंशन कितना होगा। मैंने कुछ पॉइंट के नाम लिए, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ए, इस वाले पॉइंट का नाम दूंगा मैं बी, इस वाले पॉइंट का नाम दूंगा मैं सी, और ये वाला पॉइंट जो होगा उसको बोलूंगा मैं डी। डी से मुझे मतलब नहीं है, ये 4 पॉइंट बना दिए मैंने, सी को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे टेंशन को मैंने बोल दिया टी ए है, तो यहाँ पे टेंशन निकालने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका एफबीडी निकाल बना दो। देखो ए पे अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा m इंटू जी, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन एट ए, और वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन कितना होगा सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो भाई साहब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द नेट एक्सेलरेशन हियर। हम वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है सर एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी हो, लेकिन टेंजेंशियल से मुझे मतलब नहीं है, मैं तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है नहीं भी हो। मैंने कहा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल, तो आप क्या लिखोगे, TA माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a c। सेकेंड लॉ क्लियर है ये, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से वैल्यू रखोगे तो TA की वैल्यू कितनी आएगी, MAC, AC की वैल्यू कितनी होगी, v नॉट स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये mg इधर आ जाएगा तो ये कितना जाएगा mg। इस तरीके से आप टेंशन निकाल सकते हैं। पहली चीज मैंने कहा मान लो किसी रैंडम टाइम पर ये बॉडी यहाँ पहुंच गई है, तब उसकी वेलोसिटी हो गई है, ये पॉइंट को p बोल दिया, इसको बोल दिया वेलोसिटी एट p। ये यहाँ से कितने एंगल पर है, थीटा, वर्टिकल से कितना एंगल पर है, थीटा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, p। इस टाइम पे इसकी टेंशन को बोल दिया Tp। टेंशन कितनी बोल दी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आ सकती है डेफिनेटली। मैंने कहा सर इस टाइम पे भी देखो mg किधर लगना होगा, इधर। आप बोलोगे सर mg के दो कॉम्पोनेंट के मैं इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगा हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैंने कहा इस डायरेक्शन में अगर मेरा एक्सेलरेशन है तो देखो इसको दो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल भी थीटा आएगा, और ये आएगा mg cos थीटा, और ये आएगा mg sin थीटा। P पॉइंट पे जब मैं एफबीडी बनाऊंगा इसका, तो देखो इधर की तरफ लग रहा है टेंशन एट P, इधर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा। मुझे एक्सेलरेशन इधर वाला तो पता है कितना है, ac के बराबर है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, फिर से देखो टेंशन एट P माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कितना लिखूंगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, vc स्क्वायर बाय r। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया भाई साहब टोकते जाना, मैं ये डिराइव करके दिखा रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मुझे मालूम है हर स्टेप इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन के लिए।
तो आप बोल सकते हो टेंशन एट P इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। कि किसी भी रैंडम पॉइंट P की बात कर रहा हूँ जो कि एंगल थीटा पे बना रहा है, मैंने कोई फिक्स पॉइंट नहीं लिया। मैंने कहा सर इन दो पॉइंट के बीच में जरा देखो मैं क्या लगा दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। भाई साहब यहाँ से यहाँ जाने में देखो क्वेश्चन कराया था वो पेंडुलम वाला, टेंशन का वक्त 0 आया था एवरी पॉइंट पर, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वक्त 0 होता है, तो आप बोलते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इस केस में भी टेंशन का वक्त हमेशा 0 आएगा बिकॉज टेंशन और v हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो आप बोलते हो कि सर यहाँ से h हाइट पर ऊपर चला गया, कितनी हाइट पर चला गया h, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ mgh, तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट कितना हुआ होगा mgh का। तो आप बोलते हो h की वैल्यू निकालना भी सिखाया था, मैंने कहा h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी r माइनस r cos थीटा। ये भी चीज मैंने वहां निकलवाई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आप A पॉइंट और P पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो mg, तो आप क्या बोलोगे सर A पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया 0 मान लिया। आप बोलोगे P पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mvp स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई हाफ mgh। ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आप ये निकाल लो mvp स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू h की वैल्यू रख दोगे ये r माइनस r cos थीटा, यहां से यहाँ r है, ये भी r होगा, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा r cos थीटा हो जाएगा। ये r है तो ये डिफरेंस कितनी हो जाएगी r cos थीटा। तो टोटल में से अगर r cos थीटा हटा दोगे तो ये h मिल जाएगा h हाइट, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हाफ mv नॉट स्क्वायर माइनस mv r माइनस r cos थीटा। ठीक है, एक काम करो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और r से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहा हूँ वो भी समझ में आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है mvp स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है mv नॉट स्क्वायर बाय r माइनस 2mgr प्लस mg cos थीटा। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करने को मिल जाएगी। तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन एट P आ गया, वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये आएगा, सॉल्व करोगे mv नॉट स्क्वायर बाय r, ये mg cos थीटा और ये mg cos थीटा कितना हो जाएगा 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये रिलेशन आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी रैंडम पॉइंट P पे टेंशन का फॉर्मूला आएगा mv नॉट स्क्वायर बाय r, v नॉट क्या है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड, प्लस 3mg cos थीटा, थीटा क्या है सर उस पॉइंट पे एंगल वर्टिकल से कितना है माइनस 2mgr। ये वाली अगर आप इक्वेशन याद रख लोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा अगर ए पॉइंट की बात करें, मुझे ए पे टेंशन निकालना है, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ए मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0, वर्टिकल पॉइंट आ गया, थीटा 0 तो यहाँ पे cos 0 इज 1, जब इसको 0 रख दोगे तो देखो 3mg, एक सेकंड तो गड़बड़ हो गया, r क्यों आ गया यहाँ पे, ये r डालो, ये r तो कैंसिल हो गया था, ठीक है। हाँ अब देखो 3mg cos थीटा में से cos थीटा की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा 3mg माइनस 2mg, तो कितना बचेगा प्लस mg, और टेंशन एट हम निकाल चुके हैं, देखो mv नॉट स्क्वायर बाय r प्लस mg, इस वैल्यू इसमें भी वैल्यू रखोगे तो भी यही आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप a पे भी निकाल सकते हो, b पे भी निकाल सकते हो, c पे भी निकाल सकते हो, बस एंगल की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ। b के लिए एंगल की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, c के लिए एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी 180 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला क्या, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है,
कोई मुझसे बी पे पूछे मैं बी पे टेंशन बता दूंगा, कोई मुझसे सी पे पूछे सी पे बता दूंगा, अरे कोई रैंडम एंगल पे पूछे मैं रैंडम एंगल पे बता दूंगा। ये वाला फॉर्मूला अगर मुझे क्लियर है तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके फाइनल रिजल्ट मैं एक साथ लिख लेता हूँ जो हमारे मतलब क्या है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा। अब मतलब का क्या है, टेंशन एट P इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं टेंशन एट A निकालूं तो आएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस mg। टेंशन एट B निकालूंगा तो आएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg। अगर मैं टेंशन एट C निकालूंगा तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस 5mg। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज बोल रही हैं। वैल्यूज पुट करके देखना। अब याद रखने वाली चीज क्या है, देखो यहाँ से यहाँ आने में टेंशन की वैल्यू 3mg कम हो गई। देखो डिफरेंस रख के देख लो कितना आएगा। सिमिलरली B से C जाने में सर 3mg और कम हो गई टेंशन। सबसे ज्यादा कहाँ पर है बताओ, ए पे सबसे ज्यादा टेंशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा द मैक्सिमम टेंशन विल बी एट द बॉटम पॉइंट। जैसे से ऊपर जाओगे टेंशन डिक्रीज होता चला जाएगा। ए से बी मतलब 90 डिग्री में चेंज होने में सर कितना टेंशन कम हो जाएगा, 3mg। बी से सी अगेन 90 डिग्री में कितना टेंशन कम हो जाएगा, और 3mg। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपको एक पॉइंट की टेंशन पता होगी, आप दूसरी में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 3mg प्लस माइनस करके निकाल पाओगे। पहली चीज। इससे एक चीज और समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन किधर होगी, बॉटम वन, और ये कितना होगा, मिनिमम। आई होप ये रिजल्ट आपको याद है। ठीक है, अब आपने बोला कि सर अगर आपको, अब आपने देखा जरूरत होना है, अगर हम स्मॉल स्पीड से कम स्पीड से घुमाते हैं तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ कि सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर सर्कल पूरा कंप्लीट होना है तो इसका मतलब यहाँ तक सी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जहां टेंशन कम हो गया वहां पे वो सर्कल कंप्लीट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि टेंशन ही है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल में। तो आप बोलोगे फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल टेंशन एट C should be greater than equal to 0। मतलब दिस टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा अगर 0 भी है ना तो भी काम चल जाएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन की बात कर लेंगे तो जैसे आप टेंशन एट C 0 निकालोगे तो आपको V नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आप V नॉट निकालोगे वो आएगा V नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 r। इसकी वैल्यू को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के देखो, V नॉट की वैल्यू आ जाएगी √5 r। मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे है उसकी वेलोसिटी √5 r या उससे ज्यादा होगी तो आपका सर्कल कंप्लीट होगा, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रख लो कि सर A से B जाने में V नॉट स्क्वायर, ठीक है, अगर आप V नॉट की वैल्यू निकाल दोगे, चलो छोड़ो, मैंने कहा V नॉट स्क्वायर में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, माइनस, या V नॉट की वैल्यू लिखोगे ऐसे निकाल, कैसे याद दिलाऊंगा ओ कैसे याद चलो। अगर यहाँ पे ये V नॉट है, V पे आप बोलोगे वेलोसिटी एट V है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी एट V पता कितना होगा, √V नॉट माइनस 2r। अगर आप यहाँ पे निकालोगे V नॉट, VC निकालोगे ना, तो
दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v नॉट माइनस 2 4 दिया। ये याद रखो। टेंशन बी निकाला तो क्या गया, ए में से मैंने 3 mg टेंशन कम कर दिया, टी निकाला तो ए में से 6 mg माइनस कर दिया, या बी में से कितना माइनस कर दिया 3 mg। अगर ये स्पीड v नॉट है तो b की वेलोसिटी निकालनी है तो अंडर रूट में v नॉट में से 2dr माइनस कर देना, अंडर रूट में, ध्यान रखना। अगर ये वैल्यू v नॉट है तो यहाँ पे v नॉट माइनस 2dr का रूट आएगा। अगर ये वैल्यू v नॉट bc निकालना है तो आप बोलोगे या तो इस वेलोसिटी में से अंडर रूट में 2dr माइनस कर दो, या फिर आप बोलोगे सर यहाँ से माइनस 4dr कर दो। ये थोड़ा सा याद करने के तरीके होंगे आपके। डिस्कशन बंद करो चैट बॉक्स पे। समझ में आया? आपने बोला कि सर मुझे तो लिमिटिंग कंडीशन निकालनी है, तो आपने बोला अगर v नॉट की वैल्यू 5dr या उससे ज्यादा है तो ही ये सर्कल कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें दो कंडीशन होती है। पहली, अगर v नॉट की वैल्यू 5dr या उससे ज्यादा है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा अगर v नॉट की वैल्यू √2dr से तो ज्यादा है बट √5dr से कम है, इसका मतलब सर्कल तो कंप्लीट नहीं होगा। बट 2dr से तो ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी b को क्रॉस कर जाएगा ये पॉइंट, और जब भी आप b को क्रॉस कर जाओगे मतलब यहाँ कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगा उस केस में, और ये बॉडी ऐसे टेंजेंशियली चली जाएगी। बॉडी कैसे चली जाएगी? टेंजेंशियली, या ऐसे लिख दो t इक्वल टू 0 हो जाएगा इन बिटवीन b एंड c। देखो कैसे, देखो अगर √5dr से ज्यादा होगी तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, या उसके बराबर होगी तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने बोला √5dr से कम है तो अब दो केस बनेंगे। पहला कि 5dr से तो कम है रूट, बट √2dr से ज्यादा है, मतलब कम से कम √2dr चाहिए। मैंने कहा सर यहाँ पे वैल्यू √2dr है तो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगी, v नॉट माइनस √2dr करोगे तो 0 हो जाएगी ना। तो आपने बोला v नॉट की वैल्यू अगर √2dr से ज्यादा है तो वेलोसिटी b से पहले 0 नहीं होगी, b को क्रॉस कर जाएगी। अगर b को क्रॉस कर गई ना तो वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी, टेंशन पहले 0 हो जाएगा। b और c के बीच में जैसे टेंशन 0 हो जाएगा वो फ्री जैसा फील करेगा, क्योंकि रोप का काम खत्म हो गया वहां पे, तो वहां से टेंजेंशियली चली जाएगी ये, जैसे प्रोजेक्टाइल की तरह जाती है ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह चली जाएगी वहां से। कभी करके देखना तब होता है ऐसा। अब सेकंड केस की बात करें, अगर मेरी वैल्यू लेस देन इक्वल टू √2dr, ठीक है, आप क्या बोलते हो कि सर 5dr से भी छोटी है, √2dr से भी छोटी है या उसके बराबर है, तो मतलब b को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, और b को क्रॉस नहीं कर पाएगी इसका मतलब b और a के बीच में कहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी बिटवीन a एंड b। इसका मतलब वो क्या करेगा, a एंड b के बीच में वेलोसिटी 0 हो जाएगी बट टेंशन 0 नहीं होगा, तो वहां से वो पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि टेंशन 0 नहीं हुआ है, वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 हो गई तो कोई बात नहीं, वहां से वो वापस आ जाएगा। तो दो केसेस बनते हैं, ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी 5dr रूट से ज्यादा है सर्कल कंप्लीट होगा, अगर 5dr से कम है लेकिन √2dr से कम है मतलब b को तो क्रॉस कर जाओगे, b को क्रॉस कर गए तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, टेंशन 0 हो जाएगा और वहां से वो प्रोजेक्टाइल की तरह चला जाएगा। अगर आपकी वैल्यू √2dr या उससे कम है तो आप बोलोगे सर वो पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो b को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, a से b जाने में 3 mg का लॉस होगा, b से c जाने में 3 mg का लॉस होगा, किसमें? टेंशन में। a से b जाने में वेलोसिटी में देखो कितना डिफरेंस आएगा, √v नॉट माइनस 2dr, और b से c जाने में फिर से निकालोगे, इसमें से √2dr माइनस कर दोगे, तो आप बोलोगे वेलोसिटी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए और टेंशन में रिलेशन आपको पता चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, उठा के देख लेना जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके सारे क्वेश्चन इतने से बन जाएंगे, आपको सारी चीजें सॉल्व करने की बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये चीजें याद रखनी, मैं कहता हूँ बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन कर दोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, बिना पेन चलाए। एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर टॉपिक को खत्म करता हूँ। स्क्रीनशॉट लो।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले भी आया हुआ है और ये आता ही है, कई बार आ चुका है। ये आपका एक प्लेन, आपने h हाइट का ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां से एक बॉडी को छोड़ा। फ्रिक्शन लेस है, जब तक हम बात नहीं करेंगे आप बोलोगे फ्रिक्शन लेस है। ये बॉडी जब यहाँ पर आएगी, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये पाथ है, ठीक है, ऐसा एक रोड बनी हुई है ऐसे करके। तो आपको बताना है कि सर ये हाइट कितनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये पूरा सर्कुलर मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचे ही पहुंचे। व्हाट शुड बी द हाइट सच दैट ये वाला जो है इसको सर्कुलर पाथ को ऊपर तक पहुंचे। आप जरा देखो, जो काम रस्सी कर दी ना वहां पे, ऐसे रोड में वही काम नॉर्मल करेगी। देखो यहाँ रस्सी नहीं है, टेंशन इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल हियर पास। बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज वहां पे भी हैं, यहाँ पे भी वही लागू होने वाला है। एक तो हम रस्सी से वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा सकते हैं, दूसरा एक रोड ऐसे बना दी है ना, ऐसे मौत का कुआं में भी देखा होगा इस टाइप से चलता है ना। तो जो काम टेंशन करती है वो यहाँ पे नॉर्मल करेगा, टुवर्ड द सेंटर रहेगा नॉर्मल, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। जो फॉर्मूले वहां पे टेंशन ए से बी जाने में, बी से सी जाने में काम करते थे, वहीं पे आप बोले नॉर्मल में भी वही रिलेशन आएंगे, ए से बी जाने में, बी से सी जाने में। तो नॉर्मल और टेंशन रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टेंशन का जनरल फॉर्मूला बनाया था वो यहाँ पे नॉर्मल के लिए बात काम करेगा। मैंने कहा सीधी सी बात है, अगर आप बोलते हो इसको आपको यहाँ पे वेलोसिटी लिख देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू √5 सर आंसर क्या है इसका? 5r/2। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जो कोई भी बोल रहा है मुझे आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है। सर इसका आंसर बोल रहे हो, आ जाएगा आंसर, मालूम आपको याद हो सकता है। मैंने कहा देखो, अगर इस सर्कल को कंप्लीट करना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जब ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा, आपको मालूम है वेलोसिटी की वैल्यू पता कितनी हो जाएगी। यहाँ पे अगर वेलोसिटी v0 है, दैट विल बी इक्वल टू √2gh। h हाइट से बॉडी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है √2gh, एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन √5gh। स्क्वायर कर दोगे तो h की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मैं कहता हूँ मुझे याद भी रह जाता है। 5/2 से ज्यादा होना चाहिए। आप पता क्या करेंगे, बोल देंगे सर यहाँ पे नॉर्मल बताओ, नॉर्मल एट सी, इस पॉइंट को सी बोल दिया, या नॉर्मल एट बी, इस पॉइंट पे नॉर्मल पूछ दिया, ठीक है, या फिर वेलोसिटी पूछ ली, क्या क्या होंगे। अरे भाई मेरे को मालूम है यहाँ पे नॉर्मल निकाल लूं, x की वैल्यू मान लो 5/2 आ रहा है, इस पॉइंट पे नॉर्मल निकाल पाओगे, फॉर्मूला वही वाला रख दो यार, खत्म करो, है ना। आपको अगर यहाँ पे v0 पता चल गया तो आप बोलोगे टेंशन एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू mv0² - 3m cos थीटा प्लस 2mg। v0 की वैल्यू उठा के रख दोगे, जिस पॉइंट पे चाहिए आप बोलोगे यहाँ टेंशन था, यहाँ नॉर्मल बोल, खत्म। किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल पता चल जाएगा, उसमें से 3mg माइनस कर दो, b पे पता चल जाएगा, यहाँ पहुंचाओ और 3mg माइनस कर दो, c पे पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे अगर आपको बेसिकली कंसेप्ट अगर आपको पता है कि कौन कौन से वैल्यूज मैंने जो आपको याद करने को बोले आपको याद है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी एंड पावर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, साल या 2 साल पहले है, 2018 या 19 का क्वेश्चन है ये। और ये हमेशा हम लोग पिछले 10 जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से तो ये क्वेश्चन में नोट्स में आता ही आता है, और ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीट हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ घुमा फिरा के जो टीचर करा रहा होता है ना, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप नीट के, अब आपको लग रहा होगा कि सर कुछ लोग ऐसा सर नीट में आके इसलिए आप करा रहे हो, अगर आपको मेरे 2-3 साल 4 साल पहले वाले बच्चे मिल गया, उनके नोट उठा के देखना, उनके में भी यही क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। तो मेरे बच्चों को शायद अगर 2018-19 में जब भी आया होगा तो शायद उनको रिजल्ट भी याद होगा, वो तो सीधे टिक करके आगे बढ़ गया होंगे। मैं कहता हूँ कभी ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी आपसे ये पूछ सकते हैं, कभी ये पूछ सकते हैं, कभी ये पूछ सकते हैं, भाई साहब कुछ भी पूछ लो आप। मैं आपको बोलता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता मुझसे, अगर मुझे मेनली कुछ चीजें याद है तो। So this is all about the vertical circular motion, work energy and power. Any doubts, anything आप मुझसे पूछ सकते हो, otherwise इस चैप्टर को हम यहाँ खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, रोटेशन से 3 क्वेश्चन आते हैं। रोटेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट रोटेशन थोड़ा डरावना लगता है, बट है नहीं, मैं आपको बता दूं। कोई डाउट?
एनी डाउट्स? अरे कुछ तो बोल दो भाई, बोलो। सर केस डाउट है मुझे। कांट हियर यू बेटा, फिर से बोलो। सर जो टेस्ट हुआ था ना, एक मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। टेस्ट पेपर की बात कर रहे हो? यस सर। स्क्रीन शेयर कर दो, अभी बात कर लेते तुरंत की तुरंत। नीट का क्वेश्चन है जो तुमने सामने स्क्रीन पे खोल रखा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्टी डिग्री दे रखा है ना, ए दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 हाँ मीटर, ए की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड पूछा है, देखो इस एक्सेलरेशन के दो पार्ट, ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा आपका एटी और एक होगा एसी। आया ना, बंद कर लो। सर। यस सर। ठीक है, आपको पता है एसी क्या है सर? एसी इज इक्वल टू ए कॉस 30। कैसा नो? यस सर। कैसा नो? हाँ जी सर। दीक्षा क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। खत्म। एसी की वैल्यू क्या होती है? वी नॉट स्क्वायर बाय आर। ए की वैल्यू 15 है, cos 30 साइड से √3/2, आर की वैल्यू 2.5, वी नॉट की वैल्यू निकालो 5.7। व्हाटएवर यस इट सर। इज। ये आपका नीट का क्वेश्चन है शायद से 2016 या 15 ग्राम का। हाँ देखने में टफ लगता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट अगर आपको बताओ तो। यस सर, और ये फिर समझ में था। बोलो बोलो प्लीज, और फिर है can't सर see the question, dicta change। अभी भी सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे जो आपने अभी सॉल्व किया, वही क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है। ओपन किया है। आई गेस कुछ नेटवर्क इशू है आपकी साइड, अभी भी मुझे पुराना वाला ही क्वेश्चन विजिबल है। Diksha, you can do one thing, you can send me the doubts on the group or to me personally। चलो आया तो है कुछ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बिकॉज हाँ बिकॉज आई कैन सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, मे बी थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आपकी साइड से। ठीक है, तो यू कैन सेंड द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, तो somebody will definitely reply। मेरे को हिसाब से कुछ बच्चे आपस में, लेकिन जो भी डाउट Yes, होगा sir. ना तो ग्रुप पे डाल दिया करो, कोई ना कोई तुमको सॉल्व करके दे देगा। सॉल्व करने वाले का भी फायदा है और आपका भी फायदा है, और अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। सर बस आप वो क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज देना ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लें। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा था सर क्वेश्चंस की पीडीएफ दे देना सर, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ना फिर। हाँ हाँ, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट, कीप मी रिमाइंडिंग जब तक मैं करना दूं ऐसा। ठीक है, ओके सर। ओके चलो।
Thank you, बाय, sir. थैंक यू एवरीवन।